Hey everyone, I'm back with the part 2 of political parties. चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर and the topic is about national parties. Let's start it. Democracy that allow a federal system all over the world tend to have two kind of political parties. देखिए डेमोक्रेसीज में जहाँ फेडरल सिस्टम फॉलो होता है, फेडरल सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया है, जहाँ पर टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पाए जाते हैं, तो वहाँ पर देयर इज अ ट्रेंड टू हैव टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दो काइंड की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मोस्टली नेशनल पार्टीज और स्टेट लेवल पार्टीज. तो अभी हम नेशनल पार्टीज को डिस्कस कर रहे हैं. पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन of the federal unit and parties that are present in several or all unit of the federation. कुछ पार्टीज ऐसी होंगी जो एक फेडरल यूनिट में ही काम करेंगी और कुछ पार्टीज ऐसी होंगी जो सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ फेडरल में काम करेंगी और कुछ पार्टीज ऑल ओवर ऑफ द यूनिट ऑफ फेडरेशन में काम करती हैं. दिस इज द केस ऑफ इंडिया. इंडिया में भी ऐसा ही केस है, मतलब इंडिया में भी इसी तरीके की पार्टीज मिलती हैं. देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज, मतलब वो पार्टीज जो पूरे नेशन में ही काम करती है, तो उन पार्टीज को नेशनल पार्टीज बोला जाता है. दीज पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट. इनकी यूनिट्स हर स्टेट में काम करती हैं. But by and large, all these units follow the same policies, program, and strategies that is decided at the national level. Means इन पार्टीज की जितनी भी यूनिट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम करती है, दे हैव द सेम पॉलिसीज, सेम स्ट्रैटेजीज, बिकॉज दे आर बिलोंगिंग टू द वन पार्टी. So that is why their strategies are very similar, or we can say are similar, which are decided at the national level. Every party in the country has to register with the election commission. हमें सबको पता है कि हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन नाम का जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर पार्टीज हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ. अपने आप को उन्हें रजिस्टर करवाना पड़ता है. वाइल द कमीशन ट्रीट ऑल द पार्टी इक्वली. कमीशन जितनी भी ये पार्टीज रजिस्टर्ड होती हैं सबको इक्वली ट्रीट करता है. इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटी. कुछ स्पेशल फैसिलिटी ऑफर करती हैं लार्ज और एस्टैब्लिश पार्टीज को. इट्स मीन जिसका बेस, यानी कि जो जनता के द्वारा जब इलेक्शन होते हैं वहाँ पर कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज के लोगों द्वारा अगर वोट दिया जाता है कि अगर इतना वोट होगा तो उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, कुछ ऑफर्स मिलते हैं. और उन पार्टीज को दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल. देखिए कि जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, रिकॉग्नाइज और एस्टैब्लिश जो वो पार्टीज होती हैं, it provide a specific symbol to that party so that no one can copy it. Okay, parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. और जिसको भी ये स्पेशल ऑफर मिलता है, स्पेशल फैसिलिटी मिलती है, उन पार्टीज को बोला जाता है रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जिसको मान्यता मिलती है और उनको और अधिक फैसिलिटी भी मिलती है इसके अलावा भी. दैट इज़ वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. तो क्या बोला जाता है इनको? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. द इलेक्शन कमीशन हैज़ लेड डाउन डिटेल्ड क्राइटेरिया फॉर द proportion of vote and seat that a party must get in order to be a recognized party. To get the recognition, each and every party has to perform a level in the election, and this level or criteria is clearly laid down by the election commission. तो देखते हैं वो क्राइटेरिया क्या है. A party that secure at least 6% of the total vote in the election to the legislative assembly of state and wins at least 2 seats is recognized as a state party. Being a party, suppose I have created a party
For being a recognized political party, I have to secure at least 6% of the total vote in a legislative assembly election. मुझे वो सिक्योर करना पड़ेगा और प्लस एटलीस्ट मुझे 2 सीट पे जीतना पड़ेगा. Then and only then I would be recognized as a recognized state party. ठीक है. A party that secure at least 6% of the total vote in Lok Sabha election or assembly election in 4 states and win at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as a national party. For being a national party, there is another criteria, which is like you have to secure at least 6% of the vote. ठीक है ना, टोटल वोट इन लोकसभा इलेक्शन, या फिर यू हैव टू गेट 4 seats in assembly, state legislative assembly, or at least 4 seats in the Lok Sabha. Then you will be recognized as a national party. ठीक है. According to this classification, there are 7 recognized national parties in the country in 2019. According to this criteria, there are only 7. देखिए, in part 1 we have studied that there are about 750 parties in our country, but देखिए national party जो इस criteria को meet करते हैं, they are only 7 in number. Let us learn something about each of these party. We should know about these parties being a Indian citizen. तो देखते हैं ये parties कौन सी हैं. All India Trinamool Congress, AITC, ये वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी हैं, ये उनकी पार्टी है. लॉन्च ऑन 1 जनवरी 1998 में ये पार्टी लॉन्च हुई थी. रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी, इसको 2016 में नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया. द पार्टी सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास. फ्लावर्स एंड ग्रास इसका सिंबल है. कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, इसका जो विजन है, इसका जो कमिटमेंट है, वो है सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म मेंटेन करना. एंड हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011. वेस्ट बंगाल में ये 2011 से पावर में है. एंड ऑल्सो हैज़ अ प्रेजेंस इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड त्रिपुरा. देखिए हमने क्राइटेरिया पढ़ा था कि 4 स्टेट में इट हैज़ टू सिक्योर एटलीस्ट 4 सीट्स. तो it also has presence in Arunachal Pradesh, Manipur and Tripura, in addition to West Bengal. So that is why it has a national party tag recognition. In the general election held in 2019, it got 4.07% vote and won 22 seats and made the 4th largest party in Lok Sabha. It secured 22 seats total. It secured 22 seats and 4.07% of vote. Recognized as a national party. Next party is बहुजन समाज पार्टी, जिसको mostly बोला जाता है BSP. It is formed in 1984 under the leadership of कंशी राम. कंशी राम ने इसको establish किया था. Seeks to represent and secure power for the बहुजन समाज, which is included the Dalit and Adivasi, OBC and religious minority. जो दलित और माइनॉरिटी के लोग हैं उनको ध्यान में रखकर ये पार्टी बनाई गई थी. एंड इट ड्रॉ द इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडिया एंड टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार रामास्वामी नाइकर एंड बाबा साहब अम्बेडकर. मतलब ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी टीचिंग को अपना आइडियल्स मानते हैं. stand for the cause of securing the interest and welfare of Dalit and oppressive people. और इनका मेन स्टैंड है for Dalit and oppressive people का welfare. It has its main base in the state of Uttar Pradesh and substantial presence in the neighboring states like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttarakhand, Delhi, Punjab. Main base इसका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में. But it also has its base in MP, Chhattisgarh, like in state maybe. Formed government in UP, Uttar Pradesh, several times by taking the support of different party at different time. In coalition के मदद से it has formed the government several time in Uttar Pradesh. In the Lok Sabha election held in 2019, जो 2019 में elections हुए थे, it polled about 3.63% vote and secured 10 seats in Lok Sabha. इसने 10 सीट सिक्योर की लोकसभा में. नेक्स्ट पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी, विच इज नाउ अ बिगेस्ट पार्टी ऑफ आवर कंट्री.
फाउंडेड इन 1980 by reviving the erstwhile भारतीय जनसंघ, जो भारतीय जनसंघ था उसको रिवाइव करके ये पार्टी बनाई गई थी। ये बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951। ये जनसंघ था 1951 में बना था और इसी को रिवाइव करके 1980 में बीजेपी बनाई गई। Want to build a strong and modern India by drawing inspiration from the India's ancient culture and value and Deen Dayal Upadhyay's ideas of integral humanism and Antodaya। मीन्स ये दीनदयाल ये अंत्योदया के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, यानी कि गरीबों के लिए स्टैंड लेना और एंशियंट कल्चर और ग्लोरी को दोबारा से उसको लेकर आना, ये इनका पर्पस है। कल्चरल नेशनलिज्म, ये हिंदुत्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनलहुड एंड पॉलिटिक्स, इंडियन नेशनलहुड को ये काफ़ी हाईलाइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हिंदुत्व। एंड wants full territorial and political integration of Jammu and Kashmir with India and a uniform civil code for all people living in the country irrespective of religion and ban on religious conversion। इनका जो main agenda है, they want to have a united India including Jammu and Kashmir in it and to apply a uniform civil कोड, यानी कि सबके लिए सिविल कोड, सबके लिए सेम कानून, सिविल कानून जो होते हैं वो सबके लिए सेम चाहते हैं। एंड दे वांट टू हैव अ बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन, ये इनके मेन मुद्दे हैं। ठीक है। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन 1990s। इट्स सपोर्ट बेसिस यानी कि इनके जो फॉलोवर थे पार्टीज़ के, इट वाज इंक्रीज अराउंड 1990s। अर्लियर लिमिटेड टू नॉर्थ एंड वेस्ट, स्टार्टिंग में पार्टी was restricted to north and west only, which is in urban area. The party expanded support in south, east and northern east to rural area, but now at present its base is quite wide. It includes south, east and northeast plus rural areas also. Came to power in 1998. First time it came to power in 1998 as the leader of National Democratic Alliance। एक कोलिएशन बनाया था इन्होंने बिफोर इलेक्शन, which is called National Democratic Alliance NDA and includes several regional parties। ठीक है ना। Emerged as the largest party with 303 members in 2019 Lok Sabha election। It secured 303 members in 2019 लोकसभा इलेक्शन, यानी कि बहुमत के साथ ये पार्टी जीती थी। करंटली लीड टू द रूलिंग एनडीए गवर्नमेंट एट सेंटर। अभी सेंटर में यही पार्टी काम कर रही है। नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। इनका जो आइडियल्स है इट इज़ बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड इटसेल्फ। Opposed to the force of secessionism and communalism, but it's all accept parliamentary democracy as a means of promoting the interest of working class, farmers and poor। Means we should have a parliamentary democracy in our country to promote the interest of working class and farmer and poor of the country। Became weak after the split in the party in 1962, but it had faced a split। यानी कि पार्टी बढ़ जाती है दो अलग अलग पार्टियों में 1964 में, which led to the formation of CPI-M, कम्युनिस्ट पार्टी M। सिग्निफिकेंट प्रेजेंट इन द स्टेट, और जो इस पार्टी है इसकी प्रेजेंस है केरला में, वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। इट्स सपोर्ट बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द ईयर, बट इट्स सपोर्ट बेस हैड डिक्लाइन, कम होता जा रहा है। It secured less than 1% vote and 2 seats in 2019 लोकसभा इलेक्शन। इसने सिर्फ 2 ही सीट सिक्योर किए 2019 के लोकसभा इलेक्शन में। And advocate the coming together of all the left party to build a strong left front, but now it advocating formation of a strong left opposition। Communist Party of India Marxist
CPIM, जो कि 1964 में बनी थी, अभी हमने पढ़ा। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिज्म, ये मार्क्सिज्म में बिलीव करती है। एंड सपोर्ट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, अपोज इम्पीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है जो लोग मतलब दूसरी कंट्रीज़ पे अपना अधिकार जमा के काम करते हैं, गुलाम बना के काम करते हैं, उसका अपोज करती है। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन ऑफ सिक्योरिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। ये दैट वी हैव टू फॉलो द इलेक्शन पाथ इन ऑर्डर टू गेट द सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन आवर कंट्री। ठीक है, कि अगर हम चाहते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हो सबके पास, तो वी हैव टू फॉलो द इलेक्शन path. Enjoy strong support in West Bengal. It has a strong support in West Bengal, Kerala, Tripura, especially among the poor, factory worker, farmers, agriculture laborers and intelligentsia. ये कुछ ग्रुप हैं, इनमें ज़्यादा पॉपुलर है ये। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। क्योंकि मार्क्स भी क्या है, मार्क्सिज्म को ये बिलीव शुड अवॉइड दिस policies, this kind of policy for any socialistic country. But nowadays आप जानते ही हैं, जितनी ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो उतना ही अच्छा माना जाता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। बट इट अपोज सच काइंड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड अलाउ and foreign capital as well. Was in power in West Bengal without a break for 34 years. It is a huge time. मतलब इतने ज़्यादा टाइम के लिए ये वेस्ट बंगाल में पावर में थी। बट अब तो एट प्रेजेंट ममता बनर्जी जी की पार्टी वहाँ पर पावर में है। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वोन अबाउट 1.7% ऑफ द वोट एंड 3 सीट। इसने 3% सीट को गेन किया है। नेक्स्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, इज ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर पार्टी इन आवर कंट्री। वी कैन से इट इज़ अ सेकेंड पॉपुलर पार्टी राइट नाउ आफ्टर बीजेपी। पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, इसको कांग्रेस बोला जाता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ वर्ल्ड, ओल्ड पार्टी है। फाउंडेड इन 1885 एंड हैज़ एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट। इसमें काफ़ी सारे स्प्लिट हो चुकी है, बट ओरिजिनल कांग्रेस पार्टी यही है। प्लेड अ डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स at the national and state level for several decades after India's independence. It plays a very important role in shaping our country's political situation because it was in the power for several decades. तो इस पार्टी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी कंट्री के ऊपर। Jawaharlal Nehru, under the leadership of Jawaharlal Nehru, the party sought to build a modern secular democratic republic in India. Its main objective under Nehru's leadership was to establish a modern secular democratic रिपब्लिक इन इंडिया, कि ऐसा मॉडर्न सेक्युलर कंट्री हम अपनी इंडिया को बनाएंगे। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 77 तक विदाउट एनी ब्रेक ये रूली पार्टी थी। देन उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट बनाई 1988 और 89 में, और आफ्टर 89 फिर इसका जो सपोर्ट था इट वाज डिक्लाइनिंग, वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। कटिंग अक्रॉस सोशल डिविजन्स, अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नीदर राइटिस्ट और नॉट लेफ्टिस्ट, ना तो ये राइट विंग के राइट विंग को फॉलो करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, ना लेफ्टिस्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। यहाँ पे एक आइडिया आपको थोड़ा सा ये अजीब लगेगा कि राइट विंग और राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट क्या होता है। देखिए, राइटिस्ट पार्टी वो होती है जो कि कन्वेंशनल तरीके से, पुराने तरीके से जैसे चली आ रही है पॉलिटिक्स, वो उसी को मतलब उसी को फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहे, हम कोई चेंज नहीं चाहते मेजर। लेफ्टिस्ट एक क्रांतिकारी रूप ले लेता है, वो मेजर रेवोल्यूशन करना चाहता है, वो वैसी पार्टीज़ हैं। और जो ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, ना तो ये इस तरीके से सोचती है ना दूसरे तरीके से सोचती हैं, ये एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। In its ideological orientation, the party espoused secularism and welfare of weaker section and minority. ये चाहती है वो पार्टी सेक्युलरिज्म और वीकर सेक्शन का वेलफेयर अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टी के रूप में। द INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, सपोर्ट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म विद द
ह्यूमन फेस, कि नए इकोनॉमिक रिफॉर्म में लोगों का भला हो इस तरीके से काम किया जाना चाहिए। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो यूपीए का कोalition है, उसकी एक लीडर पार्टी है ये, जिसने गवर्नमेंट बनाई थी 2004 से 2019 तक। इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन, जो 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, इट वोन 19.5% वोट एंड 52 सीट्स। इसका जो बेस है 19% हमारी कंट्री में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, formed in 1999 following a split in the Congress party, means earlier it was part of Congress party as well. Espoused democracy, Gandhian secularism, equity, social सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, इसके जो आइडियल्स हैं वो गांधीयन सेक्युलरिज्म पे, इक्विटी और सोशल जस्टिस पे बेस्ड हैं। Want that high offices in government be confined to natural born citizens of the country, means जो फॉरेनर हैं उनको प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए इतनी ज़्यादा, जो यहाँ के नेचुरली बोर्न सिटीजन हैं उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए। अ मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन मेघालय, मणिपुर एंड असम। महाराष्ट्र की एक मेजर पार्टी है ये सीपी एनसीपी, कोलिशन पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस। जो कांग्रेस की अलायंस से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बनी थी उसकी एक कोलिशन पार्टनर है। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये यूपीए का पार्ट है, इस कोलिशन में ये पार्टिसिपेट करती है। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वोन 1.4% वोट एंड प्लस 5 सीट्स, secure 5 seats in Lok Sabha election of 2019. Now let's talk about state parties. Other than these 7 parties, most of the major parties of the countries are classified by the election commission as a state parties. इन 7 पार्टीज को जिनको हमने डिस्कस किया है, बाकी जितनी पार्टीज रह जाती हैं इनके अलावा, उनको स्टेट पार्टी का टैग मिला है, रिकॉग्नाइजेशन मिला है। दीज आर कॉमनली रेफर टू एज रीजनल पार्टी, और इनका दूसरा नाम है रीजनल पार्टी, जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही सीमित होती है उनका इन्फ्लुएंस। येट दिस पार्टी नीड नॉट टू बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। जरूरी नहीं है इनका जो आइडियोलॉजी, इनकी जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, वो सिर्फ उनके पर्टिकुलर रीजन से ही लिंक्ड हो। इट मे बी अ नेशनल आउटलुक। Yet some of these parties are all India party that happen to have succeed only in some state, मतलब ऐसी पार्टी जो सिर्फ कुछ स्टेट में ही सक्सीड हुए हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही स्टेट में हो। गॉट इट? Parties like the Samajwadi Party and Rashtriya Janata Dal have national level political organization with unit in several states. Means ये जो जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी है, इनके यूनिट्स दूसरी स्टेट्स में भी हैं, इनकी मेन स्टेट के अलावा। सम ऑफ दीज पार्टीज लाइक बीजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मीजो नेशनल फ्रंट, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। कुछ पार्टी सिर्फ स्टेट पे ही फोकस करती हैं। ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी हैज़ एक्सपेंडेड। इनका इन्फ्लुएंस नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि दे आर गेनिंग मोर एंड मोर power in the state and more hold in the state. That is why national parties are also, that is why national parties are also, considering their role in the regional politics. They are getting involved with these parties to have a coalition government in the center as well, so that their influence are increasing day by day. This made the parliament of the Indian politically more and more diverse, because there are several number of state party, and if they are interfering in the government work in the national level politics, then it would be a diverse politics for our country. No one national party is able to secure on its own a majority in the Lok Sabha. If you have to get a majority in Lok Sabha election, being a national party, you have to have a support of any regional party to form the government in the center. That is why you have to give importance to the regional interest of that party. Until 2014, as a result, the national parties are compelled to form alliance with the state party. They are compelled. वो मजबूर हैं. They have to make or form alliance with the state party and have to give their interest importance.
in the political agendas they have. Since 1990, since 1996, nearly every one of the state party has got an opportunity to be a part of one or the other national level coalition in the government. 1996 96 से ही इनका जो रोल है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. दैट इज़ वाई दे आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ नेशनल लेवल अलायंस इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. ठीक. दिस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथिंग ऑफ फेडरलिज्म, और इसी वजह से सभी लेवल की जो पॉलिटिक्स है, सभी की आइडियोलॉजी को एज अ फेडरलिज्म काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है. हमारी कंट्री का फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि फेडरलिज्म वहीं बोला जाता है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर गवर्नमेंट बनती है और सभी की आइडियोलॉजी को प्रमोट किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है. नेक्स्ट है चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी. अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती है while performing elections. We have seen how crucial political parties are for the working of democracy. We are very known about this fact that being a democratic country, we have to have political parties. Since parties are the most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever wrong with the working of democracy. They are the who who run the government. That is why if anything goes wrong in our country, they are very, easily blamed about that. All over the world, people express strong dissatisfaction with the failure of political party to perform their function well. मीन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर ऑल ओवर द वर्ल्ड ही हम बोल सकते हैं काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन है इनके काम को लेकर, क्योंकि जिन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन होती है जैसे महंगाई हो गया, ये बेरोजगारी हो गया, शिक्षा हो गया, और स्वास्थ्य हो गया, इन इन टॉपिक्स पे दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड दे आर not very popular among people also. This is the case of our country too. हमारी कंट्री में भी ऐसा ही हो रहा है. Popular dissatisfaction and criticism has focused on 4 problem areas. अभी 4 problem areas में इसको डिस्कस करेंगे. In the working of political party need to face and overcome these challenges in order to remain effective instrument of democracy. तो ये जो challenges हैं political parties को face करने होंगे in order to have an effective instrument of a democracy. The first challenge is the lack of internal democracy. Internally जो बड़े leaders होते हैं उन्हीं की चलती है parties में. There must have a democracy in the party itself. जो इंटरनल मैटर है उनमें भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए. मेंबर्स की भी सुनी जानी चाहिए पार्टी के डिसीजन में कि कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, कौन नहीं खड़ा होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन चेयरपर्सन होगा पार्टीज का. तो इन डिसीजन में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बट जो प्रेजेंटली वो नहीं है. ऑल ओवर ऑफ द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टी टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप. यही रहता है कि पूरी की पूरी पावर का कंसंट्रेशन है पार्टीज में. सारे डिसीजन एक या दो बड़े लीडर्स ही लेते हैं, बाकी मेंबर्स की नहीं सुनी जाती. जैसे कि कांग्रेस में भी काफ़ी ये शिकायत चलती रहती है. पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड. मेंबरशिप रजिस्टर्स नहीं रखते ये. डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, ना ही ये मीटिंग करते हैं फ्रिक्वेंटली मेंबर्स के साथ. एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन. और सबसे बड़ी बात है कि जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती हैं उसके लिए ये इलेक्शन नहीं करते. आर्बिट्रली जो भी इनका फेवरेट होता है टॉप लीडर्स का, उन्हीं को कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स दे दिए जाते हैं. ordinary member of the ordinary member of the party do not get sufficient information of what happen inside the party. जो ordinary member होते हैं बिल्कुल स्मॉल लेवल पे जो काम करते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट द इंटरनल मैटर्स ऑफ द पार्टी. तो दे आर नॉट फीलिंग कनेक्टेड विद इट. दे डू नॉट हैव द मीन्स और कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन. उनके पास कोई भी मीन्स नहीं है, साधन नहीं है कि जिससे वो मेन डिसीजन होते हैं पार्टीज के उनको इन्फ्लुएंस कर सके, अपना मत रख सके, अपनी राय रख सके. जैसे कि कौन नेक्स्ट चेयरमैन होगा पार्टी का, उसमें जो बेसिक ऑर्डिनरी मेंबर है उसमें उनका कोई रोल नहीं होता डिसीजन में. एज अ रिजल्ट द लीडर अज्यूम ग्रेटर पावर. जो बड़े लीडर हैं, टॉप लीडर हैं, दे आर अज्यूमिंग मोर एंड मोर पावर इन द पार्टी.
in the name of the party. Since one or few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. क्योंकि कुछ ही लीडर को सारी पावर होती है, उनको जो भी अपोज करता है उनको पार्टीज में जगह नहीं दी जाती. मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. और ये काफ़ी गलत है कि पर्सनली चमचागिरी करनी पड़ती है बड़े लीडर्स की, तब जाकर उन पार्टी में वो रह पाते हैं मेंबर्स. द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन, कि जो ये पॉलिटिकल लीडरशिप है, टॉप लीडर, उसकी जो सक्सेशन है उसके बारे में चैलेंज आता है एक तरीके से. सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर देयर फंक्शनिंग, की फंक्शनिंग कैसे हो रही है ये सबको नहीं पता, कौन डिसीजन ले रहा है ये नहीं पता. देयर आर वेरी फ्यू वे फॉर द ऑर्डिनरी वर्कर टू रेज टू द टॉप पार्टी, की जो ऑर्डिनरी वर्कर है वो टॉप लेवल पर आ सके. जैसे बीजेपी है, वहाँ पे एक नॉर्मल वर्कर की तरह काम करते थे ये प्रेजेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो फिर उस पोस्ट से टॉप पोस्ट तक आए हैं वहाँ पे. बट दूसरी पार्टी जो है वहाँ पे ऐसा नहीं है. मोस्टली वहाँ पे ऑर्डिनरी जो मेंबर है वो टॉप लेवल तक अभी तक नहीं आए हैं. दोज हु हैपन टू बी द लीडर आर इन द पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू दैम और इवन द फैमिली मेम्बर. ज़्यादातर उनके ही फैमिली मेम्बर को आगे बढ़ाया जाता है. जैसे कि गांधी फैमिली पे भी ये ब्लेम डाला जाता है कि वही कांग्रेस में सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट को होल्ड किए हुए हैं. इन मैनी पार्टी द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर ऑफ वन फैमिली, कि ज़्यादातर उनके फैमिली मेंबर्स ही हर पार्टीज में टॉप पोजीशन पे होते हैं. दिस इज़ अनफेयर टू अदर मेंबर ऑफ द पार्टी, और ये दूसरे मेंबर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है. दिस इज़ ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जिसमें कि जनता का रिप्रेजेंटेटिव आगे जाना चाहिए, वही पॉलिटिकल पावर में आना चाहिए, वो नहीं मिल पाता. That is why this is bad for the democracy. Since people who do not have the adequate experience and the popular support come to occupy the position of power, और जिनके पास पॉपुलर सपोर्ट नहीं भी है वो भी पावर में आ जाते हैं. दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग सम ऑफ द ओल्डर डेमोक्रेसी. दूसरी कंट्रीज में भी यही प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है. नेक्स्ट द थर्ड चैलेंज इज अबाउट ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द पार्टी. मीन जिसके पास जितनी मसल पावर है, जिसके पास जितना पैसा है, उनको ही इलेक्शन में खड़े होने की परमिशन मिलती है, उनको ही पार्टी की टिकट मिलती है, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन. ठीक, सिंस पार्टीज आर फोकस ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, की जितनी नंबर ऑफ सीट्स वो ग्रैब कर सके उतना ही अच्छा होगा. Since parties are focused only on winning election, they tend to use shortcut to win election. कि हमें बस इलेक्शन जीतना बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से, साम दान दन भेड़ सभी लगा के. They tend to nominate those candidates who have can raise lot of money. तो उन्हीं कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है कैंपेन को फॉलो करने के लिए. Rich people and the companies who give fund to the parties tend to have influence on the policies and decision of party. क्योंकि जो रिच कंपनीज हैं वही फंड करती हैं पार्टीज़ को, उन्हीं का फिर इन्फ्लुएंस उन पार्टी में होता है, और उन्हीं के फेवर में फिर वो एज अ गवर्नमेंट भी काम करती है पार्टीज़, अगर जीत जाती हैं तो. In some cases party support criminals who can win election. Even criminals को भी support किया जाता है जिनका पब्लिक में दबदबा होता है. Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in the democratic country. Democratic countries में ये जो rich people है उनका और big companies का काफ़ी ज़्यादा influence पड़ रहा है, जो कि अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए. Fourth challenge is that very often party do not seem to have offer a meaningful choice to the voter. कि सारे ही कैंडिडेट जो हैं वो इतने ज़्यादा एलिजिबल नहीं होते इलेक्शन के लिए, वो लोगों को पसंद नहीं होते, तो मीनिंगफुल चॉइस नहीं देते वोटर्स को. इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टी मस्ट बी सिग्निफिकेंट डिफरेंट. मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड करने के लिए पार्टीज को अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे. In recent years, there has been decline in the ideological differences among the party in most of the world. Ideologically, जो सिद्धांतों पे काम करते हैं ऐसे मेंबर नहीं है जो कंट्री में
मतलब एज अ कैंडिडेट अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज़ वेरी लिटिल। आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंसेस था, मतलब जो अपने सिद्धांतों पे काम करते थे लीडर्स, अब वैसे नहीं रहे हैं। दे एग्री ऑन वन और मोर फंडामेंटल एक्सपेक्ट बट डिफर ओनली इन डिटेल हाउ पॉलिसीज आर फ्रेम्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। वो फंडामेंटल एक्सपेक्ट पे हमेशा पे वो सेम ही होते हैं, एग्री होते हैं, बस उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका अलग होता है। इन आवर कंट्री टू डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टी ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी हैव रिड्यूस। सबकी सेम ही इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं। दोज हु वांट, तो मीनिंगफुल आप कैंडिडेट कैसे दे रहे हो? क्योंकि आपकी सभी की पॉलिसी एक जैसी, कहते हैं ना पावर में आते ही सब एक जैसे हैं, वही काम हो रहा है। Sometimes people cannot even elect very different leaders either because of same set of leaders shifting from one party to another। और जो लीडर्स होते हैं वो भी कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, तो वोटर्स क्या देखेंगे? कुछ डिफरेंसेस है ही नहीं, सभी पार्टी सेम है। हाउ कैन पार्टी बी रिफॉर्म्ड? अब ये जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे सुधारा जा सकता है, रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है? इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी नीड टू बी रिफॉर्म। इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए रिफॉर्म तो करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा पार्टीज में। द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टी विलिंग टू रिफॉर्म? सबसे बड़ी वो बात है, अगर पॉलिटिकल पार्टी दे आर विलिंग टू रिफॉर्म इटसेल्फ, तो themselves, if the political party are want to change themselves, तभी ये संभव हो सकता है कि ये रिफॉर्म हो सके। इफ़ दे आर विलिंग, अगर विलिंग है, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम टू फ्रॉम द रिफॉर्मिंग सो फार? अगर वो अपने आप को रिफॉर्म करना चाहती है तो किस वजह से अभी तक रिफॉर्म नहीं हो पाए हैं? इफ़ दे आर नॉट विलिंग, और अगर नहीं चाहती, इज़ इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म? क्या उनको फोर्स करके रिफॉर्म किया जा सकता है? सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। सिटीजन्स यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, यही क्वेश्चन फेस कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टीज। लीडर्स ही मेन डिसीजन लेते हैं। अगर ये चेंजेस चाहते हैं, रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो रिफॉर्म हो भी सकते हैं। पीपल कैन रिप्लेस दैम, उनको रिप्लेस कर सकते हैं, बट बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। अगर दूसरे सेट ऑफ पार्टी लीडर्स भी वैसे ही आइडियोलॉजी के हैं, अगर दूसरे सेट ऑफ लीडर्स भी सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, देन कैसे रिफॉर्म हो सकता है जब सभी एक जैसे होंगे और कोई भी अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता? इफ ऑल ऑफ देम नॉट विश टू रिफॉर्म, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज? कोई नहीं उसको फोर्स कर सकता। Let us look at some of the recent effort and suggestion in our country to reform political parties and its leader। कि देखते हैं अभी हमारे यहाँ पे क्या एफर्ट किए गए हैं। The constitution was amended to prevent elected MLA and MP from changing party। जो elected MP और MLA हैं वो अब पार्टी को चेंज नहीं कर सकते जिससे वो इलेक्ट हो चुके हैं, अदरवाइज उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी जाती है। ये अमेंडमेंट हुआ था, हमारे संविधान में चेंज किया गया था। दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकेम मिनिस्टर फॉर कैश और रिवॉर्ड। पैसे के लिए वो डिफेक्शन करते थे। डिफेक्शन का वो मतलब जान लेते हैं, चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच द पर्सन गोट इलेक्टेड टू डिफरेंट पार्टी। जिससे आप इलेक्ट हुए हो उससे दूसरी पार्टी में आप जब चले जाते हो उसको बोला जाता है डिफेक्शन। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था हमारी कंट्री में, उसको ख़त्म करने के लिए। एनी एमएलए और एमपी चेंज पार्टी, ही और शी विल लूज द सीट। जो भी अपनी पार्टी को चेंज करेगा, इलेक्टेड एमपी और एमएलए, उनकी सीट जो है चली जाएगी लेजिस्लेचर में। दिस न्यू लॉ हैज़ हेल्प ब्रिंगिंग डाउन इफेक्शन। ये जो डिफेक्शन है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प मिली है इस लॉ से। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट। अगर आपको छोड़नी भी है पार्टी तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। एमपी और एमएलए हैज़ टू एक्सेप्ट वट एवर द पार्टी लीडर डिसाइड। जो टॉप लीडर ने डिसाइड कर दिया पॉलिसीज, दे हैव टू एक्सेप्ट देम। सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऑर्डर्स दिए हैं ताकि मनी और क्रिमिनल का इन्फ्लुएंस कम हो सके। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। कि हर किसी मेंबर को जो अगर इलेक्ट होना चाहता है उसको एक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके पत्नी के पास कितनी संपत्ति है और उसके पास कोई केस, क्रिमिनल केस तो नहीं है पेंडिंग। तो
तो ये सब कुछ देखिए एफिडेविट का मीनिंग, अ साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक अ स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि मेरी जो इंफॉर्मेशन है पर्सनल ये बिल्कुल सही है और मेरी इतनी संपत्ति और ऐसे मेरे पास इतने इतने क्रिमिनल केस है मेरे ऊपर, तो ये सब कुछ जमा करवा दिया जाता है इलेक्शन कमीशन को। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पब्लिक, अब पब्लिक जान सकती है कि कैसा कैरेक्टर है, कैसी पर्सनैलिटी है उनके कैंडिडेट की, बट देयर इज़ नो सिस्टम टू चेक इफ़ इंफॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज़ ट्रू, लेकिन इसको वेरीफाई करने के लिए कोई सिस्टम नहीं है, वो गलत भी बता सकते हैं। एज येट वी डू नॉट नो इफ़ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड क्रिमिनल, और अब ने अभी तक भी ये नहीं कर पाए हैं कि ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस ऑर्डर की वजह से कितने क्रिमिनल्स और पैसे का जो पावर है वो कम हुआ है। द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन अनदर ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न, कि हर किसी को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाने ही होंगे टॉप लीडरशिप के लिए और अपना इनकम टैक्स फाइल करना होगा रिटर्न। द पार्टीज हैव टू स्टार्ट डूइंग, पार्टी हैव स्टार्ट डूइंग, ऐसा करना स्टार्ट किया, बट समटाइम इट मेयरली फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी के तौर पे ये करते हैं, कागजी कार्रवाई दिखा देते हैं, रियल में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज़ नॉट क्लियर इफ द स्टेप हैज़ लेड टू ए ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी, पर ये नहीं पता चला है कि इंटरनल डेमोक्रेसी इससे आई है या नहीं। बिसाइड देयर आर मैनी सजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, इनके अलावा भी कुछ सजेशन है, ये तो प्रैक्टिकल स्टेप हैं जो रियल में लिए गए हैं, उसके अलावा भी कुछ सजेशन है, देखिए क्या है। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इंटरनल अफेयर को रेगुलेट करने के भी लॉ होने चाहिए। इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स का अलग रजिस्टर होना चाहिए, टू फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के अपने खुद के इंटरनल रूल्स को फॉलो करने का एक प्रोसीजर होना चाहिए, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट, टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट, ये चीज़ें होनी चाहिए कि इलेक्शन हो, डिस्प्यूट कैसे सोल्व होगा पार्टी का इंटरनल मैटर में, ये सब कुछ क्लियरली पहले से लिखा जाना चाहिए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट अबाउट 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट, कि कम से कम 1/3 टोटल टिकट का वुमेन कैंडिडेट को दिया जाना चाहिए। इफ़ देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है पार्टी की उसमें भी वुमेन्स को जगह देनी चाहिए। देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन स्टेट फंडिंग से होने चाहिए ताकि क्रिमिनल्स के पैसे पर डिपेंड ना होना पड़े और उनका इन्फ्लुएंस इलेक्शन में ना हो। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टी मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, उनके इलेक्शन एक्सपेंसेस के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा हो। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, या तो कि काइंड के मतलब कोई भी चीज़ दी जा सकती है, जैसे पेट्रोल हो गया, पेपर हो गया, टेलीफोन, और कुड बी गिवन इन कैश बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर बाय द पार्टी, जितने लास्ट इलेक्शन में आपने वोट लिया उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे की हेल्प दी जानी चाहिए। दिस सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी, ये सजेशन पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं। इफ़ व्हेन दीज आर एक्सेप्टेड दिस कुड लेड टू सम इम्प्रूवमेंट, अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगी ही, बट वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट द लीगल सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, लीगल सिचुएशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ओवर रेगुलेट अगर आप कर देते हो पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगी। दिस वुड फोर्स ऑल द पार्टी टू फाइंड वे टू चीट इन लॉ, और वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे कि लॉज में वो चीटिंग करके आगे जाएं। बिसाइड्स पॉलिटिकल पार्टी विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक, और वो ऐसे किसी भी लॉ को पास नहीं करने देते जो कि उनके फेवर में नहीं होता। देयर आर टू अदर वे इन विच द पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड, दो और तरीके हैं। वन, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी, पीपल जो जनता है वही उन पे प्रेशर पुट कर सकती है। दिस कैन बी डन थ्रू पिटीशन के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, एजिटेशन के थ्रू, मतलब अपनी आवाज़ उठाकर आंदोलन वगैरह करके। ऑर्डिनरी सिटीजन प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स एंड मीडिया कैन प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन दिस, मीडिया भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकती है इसमें। If political parties feel that they would lose public support by not taking up reform, they would become more serious about the reform. अगर जनता को वो इग्नोर करेंगे तो फिर उनको पावर में नहीं आने दिया जाएगा, तो दैट इज़ वाई ये तरीका काफ़ी अच्छा है। और दूसरा तरीका है, पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट दिस जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब
जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो वो पार्टीज को ज्वाइन कर ले। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जितना ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी उतनी ज़्यादा डेमोक्रेसी अपने आप में इम्प्रूव होगी। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट। अगर ऑर्डिनरी सिटीजन भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो डेमोक्रेसी में कुछ भी सुधार नहीं हो सकता। इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। सिर्फ बाहर से ही तुम क्रिटिसाइज करते रहो, रियल में कोई भी एफर्ट ना करो, ये भी गलत होगा। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सोल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। तो यही है कि ये जो बैड पॉलिटिक्स है इसको बेटर पॉलिटिक्स से रिप्लेस किया जा सकता है, तभी रिफॉर्म संभव हो सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।